कभी सोचा है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, मतलब जब वर्दी ही जुल्म करने लगे तो इंसाफ कैसे होगा। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जहां पावर का, सत्ता का असली टेस्ट होता है। तो इस कहानी की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से होती है। जरा सोचिए कि एक बहुत ही घमंडी, अकड़ वाला पुलिस इंस्पेक्टर एक मामूली से ऑटो ड्राइवर के सामने घुटनों पर आ जाए। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये कहानी एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो नामुमकिन सी लगती है। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं डीएसपी कविता वर्मा, एकदम ईमानदार, सख्त अफसर जिनका नाम सुनकर ही लोग कांपते हैं, और दूसरी तरफ रीना, एक आम सी ऑटो ड्राइवर, गरीब, साधारण महिला जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, परेशान करते हैं। एक तरह से देखें तो एक शिकारी है और एक चारा, पर असलियत में इस गहरी प्रॉब्लम को सामने लाने के लिए शहर की सबसे सम्मानित अफसर को सबसे नज़रअंदाज किए जाने वाले लोगों में से एक बनना पड़ा। तो भाग 1, वर्दी के बिना एक दिन। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी पावर पैक्ड एक्शन सीन से नहीं होती, बल्कि पावर को, वर्दी को जानबूझकर उतार देने से होती है। सुबह के 5:30 बजे का वक्त था। डीएसपी कविता वर्मा, जो अपनी सख्ती और ईमानदारी के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी, वो अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर एक पुरानी सी साड़ी और प्लास्टिक की चप्पल पहन लेती हैं। सोच के देखिए, उनकी चमकती हुई सर्विस वेपन और पॉलिश्ड बूट्स की जगह उस दिन उनका हथियार क्या था? एक घिसा पिटा सा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। उन्होंने अपने हेड कांस्टेबल से साफ साफ कहा, मुझे देखना है जब वर्दी नहीं होती तब इस शहर में एक आम इंसान के साथ क्या होता है। और यही उनका मकसद इस कहानी को इतना खास बना देता है। उनका प्लान सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर को पकड़ना नहीं था, नहीं, वो तो सिस्टम को बिल्कुल जमीन से, एक आम आदमी की नजर से महसूस करना चाहती थी। तो भाग 2, सड़कों की हकीकत। ऑटो ड्राइवर रीना बनकर डीएसपी कविता को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि वर्दी के बिना इस शहर की सड़कें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई सुरक्षा नहीं है। वहां उन्हें हर कदम पर अपमान मिलता है। एक गुस्से में ड्राइवर उन पर चिल्लाता है, सड़क तेरे बाप की है क्या? एक सवारी 3 किलोमीटर के सफर के लिए 20 रुपए देने में भी जबरदस्ती मोलभाव करती है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो लोगों को नई डीएसपी यानी कि खुद अपने बारे में ही शिकायत करते हुए सुनती हैं कि सड़कें ठीक नहीं करवाईं। मतलब उन्हें गालियां भी पड़ रही थीं, लोग उन्हें धोखा भी दे रहे थे, और ऊपर से वो अपने ही काम की शिकायतें सुन रही थीं। फिर वो एक चाय की दुकान पर रुकती हैं। वहां बाकी ऑटो ड्राइवर्स उन्हें चेतावनी देते हैं, घंटा चौक के बारे में, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर का राज चलता है, और लोग उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई कानून का रखवाला ना हो, बल्कि एक शिकारी हो। एक ऐसा शिकारी जो जबरदस्ती पैसे वसूलता है और जो पैसे ना दे उस पर जुल्म करता है। अब आते हैं भाग 3 पर, घंटा चौक पर टकराव। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब रीना यानी कि कविता का सामना उसी आदमी से होने वाला था जिसका वो पीछा कर रही थी। विक्रम ठाकुर उन्हें रोकता है और सीधे सीधे कहता है, अगर इस इलाके में गाड़ी चलानी है तो विक्रम टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये कोई सरकारी जुर्माना नहीं है, ये एक खुल्लम खुल्ला वसूली है, एक घूस है जिसका नाम उसने अपने ही नाम पर रख लिया था, विक्रम टैक्स। और ये विक्रम टैक्स कितना था? 500 रुपए, सिर्फ एंट्री फीस। उसके ऊपर से रोज के 100 रुपए और। जरा सोचिए, उस इंसान के लिए ये रकम देना कितना मुश्किल होगा जिसने सुबह से मेहनत करके सिर्फ 20 रुपए कमाए थे। बिल्कुल नामुमकिन। जब कविता रीना बनकर कहती हैं कि उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो विक्रम का जवाब सुनिए। वो कहता है, मरने दे, इस देश में वैसे भी आबादी बहुत है। और बस ये वो पल था जब कविता को एहसास हुआ, ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, ये तो इंसानियत का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। जब विक्रम जबरदस्ती ऑटो की चाबी छीनने की कोशिश करता है, तब कविता एक डरी हुई बेबस औरत का नाटक छोड़ देती हैं और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, मैं वर्दी की इज्जत कर रही थी, लेकिन आप तो वर्दी के पीछे छिपे गुंडे निकले। इससे विक्रम बिल्कुल एकदम शॉक हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। और इसके बाद जो होता है वो इस कहानी का सबसे बड़ा अहम मोड़ है। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने के झूठे जुर्म में कविता को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस जीप में फेंक दिया जाता है। मतलब सोचिए, जिस भ्रष्टाचार को वो उजागर करने आई थी, उसी से बचने की कोशिश में
वो खुद ही गिरफ्तार हो जाती हैं। तो अब भाग 4, असली पहचान का खुलासा। जीप के अंदर जब विक्रम और उसके साथी उसे ले जा रहे होते हैं, कविता बड़ी होशियारी से चुपके से एक छिपे हुए वायरलेस डिवाइस का बटन दबा देती हैं। अपनी टीम को सिग्नल दे देती हैं कि जाल बिछ चुका है और शिकार फंस गया है। अब पुलिस स्टेशन के हवालात में इंस्पेक्टर विक्रम अपनी शेखी बघारता है। वो कहता है कि नहीं, डीएसपी भी कुछ नहीं कर सकती, हम उसे वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो ये सारी बातें, अपनी पूरी भ्रष्ट व्यवस्था का ये कबूलनामा उसी डीएसपी के सामने कर रहा था जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। और फिर सब कुछ बदल जाता है। रात के 9 बजे 3 बिना निशान वाली पुलिस गाड़ियां चुपचाप थाने पहुंचती हैं। 9:01 पर हेड कांस्टेबल रघुवीर पूरी वर्दी में अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल होते हैं। ठीक 9:02 पर रघुवीर उस सेल के सामने खड़े होते हैं जिसमें कविता बंद है, और एक कड़क सल्यूट ठोकते हैं। 1 मिनट बाद सेल का ताला खुलता है और 9:05 पर इंस्पेक्टर विक्रम कविता के कदमों में घुटनों के बल गिरा होता है। पूरा पावर शिफ्ट बस कुछ ही मिनटों में हो जाता है और विक्रम की दुनिया बिखर जाती है। अगला भाग है इंसाफ और जिम्मेदारी। अब मंजर बिल्कुल अलग है। डीएसपी कविता वर्मा अपनी पूरी वर्दी में है और वो डरा हुआ कांपता हुआ इंस्पेक्टर उनके सामने खड़ा है। लेकिन कविता बदला नहीं लेती, वो इंसाफ करती हैं। वो एक के बाद एक आदेश देती हैं। पहला, इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर और उसके दोनों कांस्टेबलों को फौरन गिरफ्तार करो। दूसरा, इनके खिलाफ जबरन वसूली, धमकाने और पावर के गलत इस्तेमाल के लिए एफआईआर दर्ज करो। और तीसरा, पुलिस वेलफेयर फंड से उस ड्राइवर के लिए एक नया ऑटो खरीदो जिसकी गाड़ी विक्रम ने तोड़ दी थी। देखिए उनके फैसले कितने साफ थे, सिर्फ सजा नहीं बल्कि जिसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी। और आखिर में वो विक्रम से कहती हैं, याद रखना विक्रम, वर्दी ताकत नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। ये इस पूरी कहानी का मूल संदेश है। एक संदेश जो सिर्फ विक्रम के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो वर्दी पहनता है। कुछ हफ्तों बाद घंटा चौक का वही चेक पॉइंट बिल्कुल शांत है। वहां अब एक नया बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, पुलिस आपकी सेवा के लिए है। तो कहानी का अंत हमें ये दिखाता है कि उनके एक हिम्मत भरे कदम ने आम लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा और सकारात्मक असर डाला। तो ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिस्टम जिसे हमारी रक्षा करनी चाहिए वही हमारे डर का कारण बन जाए, तो क्या एक इंसान की हिम्मत, एक इंसान का साहस उस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए काफी है?